का सबसे जो छोटा बेटा था वो एक हादसे का शिकार हुआ और उसकी अचानक जो है उधर डेथ हो गई। बस ऐसा था कि वो पूल जो है वो सेफ्टी मेजर्स के साथ नहीं बना हुआ था। पौने 4 साल आप कह सकते हैं उसकी उम्र थी। गया वहाँ पर पाउंड में और वहीं जो है वो डूबा है, वहीं पे उसका इंतकाल हुआ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते उससे कि वो खुद कूद जाएगा। वो माँ के पेट से उठा है, उसके बाद उसने चलना ही शुरू किया। क्रॉलिंग उसने कभी की ही नहीं। मिसें मुझे ये कहने लगी कि इसको किसने सिखाया? मैं कहा ये सेल्फ लर्नर है, खुद ही सीखा उसने। अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलता था, खुद ही बोलता था, किसी ने उसको सिखाया नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन इस हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीवी एंड इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार पब्लिक शाह साहब। इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई जिसमें काफ़ी गमगीन दिखाई गए और हर जगह पे जनाब एक मैसेज आया कि पब्लिक शाह के घर इंतहाई अफसोसनाक जनाब एक वाक़या पेश आया। जब हमने इस खबर को सर्च आउट किया तो इनका सबसे जो छोटा बेटा था वो एक हादसे का शिकार हुआ और उसकी अचानक जो है उधर डेथ हो गई। तो पब्लिक साहब से पूछेंगे वाक़या कैसे पेश आया? क्या इनके पीछे कोई साजिश थी? या कौन ज़िम्मेदार है इसका? क्या इन्होंने कोई इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है इस वाक़ये के खिलाफ या नहीं लिया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी पब्लिक सर, हमने आपकी एक वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे जिस पे आप काफ़ी गमगीन नज़र आ रहे हैं और आप बता रहे हैं बड़े दुःख भरे लहज़े में कि आपका बेटा सबसे छोटा जो है एक तालाब में पूल में गिर के उसकी डेथ हो गई है। ये वाक़या सर कैसे पेश आया? ये वाक़या जो है इस वीक लास्ट वीक इतवार को पेश आया और बस ऐसा था कि वो पूल जो है वो बेसिकली पाउंड जो है वो सेफ्टी मेजर्स के साथ नहीं बना हुआ था। यानी कि उसकी कोई बाड़ नहीं, कोई इसमें जंगला नहीं, कोई इसमें जो है वो जाल नहीं, कोई इसकी दीवार नहीं। ऊपर से वो ग्राउंड लेवल पर फिर उसकी हाइट भी कंट्रोल नहीं थी। तो बनाने वाले ने भी उसको सही नहीं बनाया था और पास करने वाले ने भी उसको सही तरीके से पास नहीं किया था लुक आफ्टर करके। तो आई बिलीव कि वो जब गया है बेसिकली वो एक्वाफोनिक पाउंड था। एक्वाफोनिक पाउंड नॉर्मली इतने गहरे नहीं बनाए जाते। उसमें उन्होंने मछलियाँ रखी हुई थी ताकि उनके अमोनिया से जो है वो पौधों को जो है वो खाद दी जा सके। तो इस प्रोसेस को जो रिपीट कर रहे थे और वो फुली एक्वाफोनिक पाउंड था भी नहीं उसमें। बहुत सारी मछलियाँ अक्सर मर जाती थी। मैंने दर्जनों के हिसाब से वहाँ मरी मछलियाँ देखी हैं उस पानी में, क्योंकि पीएच लेवल पानी का इतना बढ़ जाता था कि वो, क्योंकि सफाई नहीं होती थी ना उसकी उस तरह, तो इसलिए जो है वो पुअरली मेंटेन्ड था, पुअरली बिल्ड था। तो ये जो है उस दिन जिस दिन ये घर से निकल के वहाँ पाउंड पे गया है, नॉर्मली तो इसके साथ कोई ना कोई बड़ा होता था, मगर संडे के दिन चूँकि सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं, तो ये खामोशी के साथ जो है दबे पाँव ये निकला है, किसी ने इसको देखा नहीं घर से बाहर जाते हुए। कितनी एज थी इसकी? 2 साल थी? 2 या इतने साल? नहीं, ये तकरीबन 3 साल और 7 महीने था, ये 4 महीने का इसने 20 मई को हो जाना था। तो 4 साल का यानी कि, तो ये तकरीबन पौने 4 साल आप कह सकते हैं उसकी उम्र थी। तो नर्सरी वाले ने कहा कि हमने भी उनको जो है आते हुए नहीं देखा आपके बच्चे को। तो इस तरह का वाक़या था, वो गया वहाँ पर पाउंड में और वहीं जो है वो डूबा है और वहीं पे उसका इंतकाल हुआ है। वल्लाह आलम कैसे गिरा, क्या हुआ। जब मैं उसको गुस्ल दे रहा था तो उसके 2 यहाँ मार्क थे चोट के, पेट पर और एक उसके थोड़ा-सा कूल्हे पर, क्योंकि गुस्ल मैंने ही दिया था उसको। तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये गिरा है किसी चीज़ पर लगा है और फिर मुँह के बल ये पानी में गिरा है, ऐसा मुझे महसूस होता है। मैं जानता नहीं हूँ, मैंने अपनी आँखों से नहीं तो देखा। सर किसी के साथ ज़्यादती कोई रंजिश तो नहीं थी? कोई माशाल्लाह आपके 3 बेटे और भी हैं, वो ये हो जेलसी फैक्टर भी होता है ना कि यार इनके माशाल्लाह 4 बेटे हैं, कोई रिलेटिव में हो किसी को या कोई कुछ तो मामलात होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो बहुत कॉम लोग हैं। हम चूँकि सादात हैं, सारी की सारी फैमिली हम शेख रहम कारिया की औलाद में से हैं और मतलब पीर बाबा हमारे स्वाद से। तो हम हुसैनी सैयद हैं, हमारी फैमिली बहुत काम है, उसमें ये दुश्मनियाँ और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। वो बहुत पीसफुल लोग हैं, सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। मैं शो बिज़नेस में, मेरे दादा पॉलिटिशियन थे। तो ये है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो एज़ इट इज़ हैं, किसी को कोई दुश्मनी नहीं मैं समझता कि थी। ये कोई इंसिडेंट था या कोई बच्चा भी हो सकता है उसको धक्का दे गया हो वहाँ पर और वो अफरा-तफरी में भाग गया हो छोटा-सा बच्चा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसका पाँव फिसल गया हो, और मगर ये खुद कूदने वाला वो नहीं था। यानी कि ये पॉसिबल नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते उससे कि वो खुद कूद जाएगा, क्योंकि वो ये बात जानता था कि ये गहरा है। क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा उसके साथ मज़ाक करता था, तो
वो डरता था गहरी चीज़ों से, और उसको ये बात मालूम थी कि हाइट क्या होती है, छोटी हाइट या बड़ी हाइट, ही नो बिल्कुल, अबाउट। इनके वो इंटेलिजेंट था काफ़ी। बहुत इंटेलिजेंट था। देखें, एक बच्चा 10 महीने का वो दौड़ रहा है, ठीक है, तो यानी कि 10 उसने महीने का। डायरेक्ट चलना ही शुरू कर, क्रॉलिंग नहीं की उसने? नहीं, उसने पूरी लाइफ में कभी क्रॉलिंग नहीं की। वो माँ के पेट से उठा है, उसके बाद उसने चलना ही शुरू किया। क्रॉलिंग उसने कभी की ही नहीं। वो जब 6 महीने का हुआ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्रॉलिंग करेगा, मगर वो सिर्फ बच्चों को देखता रहता था। और एक दिन वो अचानक खड़ा हो गया। अचानक खड़ा होके उसने चलना शुरू कर दिया। तो हम सब हैरान हो गए कि ये इसने क्या किया है, मैंने तो कभी ऐसे नहीं देखा। मेरे तीनों बेटे मैंने बड़े होते हुए देखे हैं, तो वो जो है को अराउंड 1.5 साल के करीब करीब सही चलना शुरू करते हैं। तो ये बाकायदा दौड़ने लग गया। तो हम बड़े हैरान हुए। अक्सर मैं वालदा कहने लगी थी, मैं कहता था ऐसा ना होगा कहीं बोलना शुरू कर दे। मैं कह रही अभी कोई इतने पीर बाबा टाइप वो डायरेक्ट बोलना शुरू कर दे ये। हाँ, मैंने कहा था नहीं, मगर ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अब जैसे एक्सपेक्टेशन, मगर ये है कि इंटेलिजेंट इतना था कि वो स्कूल जाने से पहले ही उसको ये 2 साल का ये तबलीग था कि साहब, ऐसे जो बच्चे कुछ होते हैं, हम जितने भी देखे, अल्फ़ा करीम को भी देख लें आप, कि जो शुरू से इंटेलिजेंट बच्चे हों उनकी ना सडन डेथ ही होती है, जो उसका मिस्ट्री होती है कि दुनिया से गई कैसे। तो ये आपने जब इनकी प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग की तरह से आपने पैदा किया था कि बस नहीं, आपको पता नहीं काफ़ी गैप्स थे इनके नहीं, दरमियान? नहीं, ये इंसिडेंटली पैदा हुआ था। इसके ये हालाँकि ये पैदा भी रमज़ान में हुआ था, 21 रमज़ान को ये पैदा हुआ था। तो ये इंसिडेंटली पैदा हुआ था, ऐसे कि मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी बेगम ने मुझे एकदम 2-3 महीने के बाद कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे नहीं था पता कि वो जो है वो मेरा एक और बेटा भी होने वाला है। जब ये पैदा हुआ था तब भी ये काफ़ी वीक था। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये ज़्यादा देर चल पाएगा, क्योंकि ये बहुत मेरे बच्चों में सबसे वीक ये था। बहुत वीक था, वेट भी कम था इसका, मतलब दुबला-पतला था बिल्कुल। हाँ, बहुत दुबला-पतला था। तो रमज़ान में था ना, आखिरी अशरे में तो जब मेरी बेगम जो है वो रोज़े रखती थी। तो हालाँकि वो मतलब पेट से थी, मगर वो रोज़े रख रही थी, और ये 21वें रोज़े को पैदा हुआ था। तो आखिरी रोज़े फिर उससे छूट गए, मगर ये रोज़े के दरमियान में पैदा हुआ। तो हमें अज़ीज़ फिर भी बहुत था, क्योंकि मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा जब ये 2 साल का हुआ ना, तो ये सब चीज़ें स्कूल जाने से पहले ही सीख गया। एबीसी 1 2 3 शेप्स, कलर्स, एनिमल्स के नेम, डायनासोर्स की स्पीशीज़, और प्लैनेट्स के सारे नाम, ये सब वो खुद ही सीख गया। फिर मैंने इसको बाकायदा टेस्ट किया कि आया इसको ये बस वैसे ही बोलता रहता है एबीसी, या इसको डिफरेंसेस भी मालूम है। तो मैं फिर उसको कंप्यूटर पे दिखाता था ये क्या है, तो वो कहता था ए, मैं कहता ये क्या है, तो वो कहता था जी, फिर किसी और जगह से वाई एक्स टी। तो उसको यानी कि सिर्फ वो याद नहीं थे, यानी कि आप रैंडमली पूछते तो वो रैंडमली भी आपको सही जवाब देता। तो मिसें मुझे ये कहने लगी कि इसको किसने सिखाया, मैं कहा सेल्फ लर्नर है, खुद ही सीखा उसने। अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलता था, खुद ही बोलता था, किसी ने उसको सिखाया ही नहीं था। यानी कि हम उसके साथ अंग्रेज़ी बोलते थे, मगर वो सारी अंग्रेज़ी कंप्यूटर पे मोबाइल के ऊपर सीखा हुआ था। तो यानी कि शुरू से ही इंटेलिजेंट था सर वो। हाँ, वो बहुत इस वज़ह से दुःख बहुत ज़्यादा हुआ था कि अगर ये सर्वाइव करता तो हमें था कि यार ये कोई ना, इवन उसके टीचर्स भी जो कहते। बाकी आपके जो माशाल्लाह 3 बेटे हैं, वो हाँ, भी इंटेलिजेंट हैं कि नहीं है? कि ये उनसे वो ज़्यादा था थोड़ा? ये ऐसा है ना कि मेरे 2 बेटे मिला के 1 था। यानी कि अ, इतने इसकी जो तो आईक्यू था, इसका जो था, हाँ, जी, इतना इसका लर्निंग आईक्यू था। स्किल्स थे। इवन नंबर्स भी जो है इसके, आप देखें जब ये इसने जितने भी एग्ज़ाम्स, जितने भी अपने सेकंड टर्म तक एग्ज़ाम दिए हैं इसने, जितने भी पेपर इसने किए हैं उसमें इसने फुल मार्क्स लिए हैं। कहीं पे कोई कटिंग नहीं है, ए प्लस है। ए प्लस है। तो इस बात से हम थे कि यार ये अगर ये 99.9% है, 99.9% है, तो ये आगे जाके और भी जो है इम्प्रूव चलो करेगा। जी, अल्लाह सो जल्द आपके बेटे को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और आपको और आपकी बेगम को और आपकी वालदा को सब्र जमील अता फरमाए। वो काफ़ी देखें वो अटैच थे उनके साथ। जी, पब्लिक हम्म, साहब, आपके बारे में सुनने में ये भी आता था जब आपकी शादी नहीं हुई थी, जब आपके बच्चे नहीं थे, कि आप काफ़ी जो था ना वो किसी से अपने फीमेल्स एक्ट्रेस के साथ काफ़ी अटैच हुए थे। आपके किस्से भी काफ़ी मशहूर हुए हैं डिफरेंट एक्ट्रेस के साथ। कहीं हम्म। किसी ने दिल तो नहीं दुखाया आपका? आपने उसका दिल दुखाया और उसने आपको कहा हो कि तुम्हारा भी दिल एक दिन ऐसे ही दुखे, जब तुम हमारा दिल देखें, निकाल रहे वो हो? उसका दिल दुख गया, उसने खुद ही बयान दे दिया कि भारत जाने में मैंने सबसे बड़ा नुकसान उठाया। तो ये है कि वो समझ लें कि बहरहाल फिर भी मैं उसको समझ लें कि वक्त की जो है नादानी समझ के जो है उस वाक़ियत को भुला देता हूँ। मेरी आदत है, मैं ज़्यादा लाइफ में दरगुजर करने वाला आदमी हूँ। सब्र शुक्र करता हूँ, दरगुजर करता हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि आप जितने भी बड़े हो जाएं,
अल्लाह से आप बड़े नहीं हो सकते। बेशक अल्लाह की ठीक है? ज़ात तो सर नो हाँ, डाउट डाउट, वो तो आप अच्छे बुरे आपके फैसलों में उनकी हाँ, होते मगर हैं। लोग जो हैं ना वो ये चीज़ नहीं समझते। वो बड़े से बड़े होने की कोशिश करते रहते हैं और वो कंटिन्यू कोशिश करते रहते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया जो है वो फ़ानी है। अचानक पीछे मुड़ के देखते हैं तो सारा वक़्त ख़त्म हो चुका होता है और मौत सर पे खड़ी होती है। अच्छा सर, बेटे की वफ़ात के बाद कुछ चेंजिंग आई आपकी लाइफ़ में? मेरे में चेंजिंग तो ऐसा है कि अब मुझे जब अभी मैं दोपहर को शूटिंग कर रहा था, तो एक छोटा-सा बच्चा ना वहाँ गली में बाहर निकल आया। तो बिजली की तारें थी वहाँ पे। तो मैंने फटाफट शूटिंग रुकवा के मैंने कहा इसको पहले अंदर लेके जाओ। फिर मैंने बच्चे को बुलाया, उसको अंदर लेके गया घर में। छोटा बच्चा था, ऐसे उतना ही मेरे बेटे से 1 साल छोटा था, ऐसे 2.5 साल का था, मगर घर से बाहर निकल आया। तो मैंने देखा कि सिर्फ़ मेरे साथ नहीं होता, ये कॉमन है हमारे माशरे में। तो बस ये है कि अब मुझे ज़रा ज़्यादा एहतियात करता हूँ, अब ज़्यादा कहीं कोई मिल जाता है तो उसको नसीहत सलाह भी करता हूँ। तो चूँकि लॉस इतना बड़ा है, ज़ाहिर-सी बात है, फिर वो मुझे अपना ही बेटा नज़र आता है। यानी कि इवन मुझे अपने छोटे कज़न भी अब अपने बेटे नज़र आते हैं। यानी इतना का आप जो है अटैच थे उनके साथ। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मुझे मैसेज किया तो मुझे कह रहा था कि इंशाल्लाह अब मुझे वो लाला कहते हैं सारे, घर में जो छोटे हुँ। कज़न है मेरे। तो मुझे कहते हैं कि हम जो है ना उससे इंशाल्लाह जन्नत में ज़रूर मिलेंगे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह क्यों नहीं, ज़रूर मिलेंगे। यानी कि वो लोग भी फ़ील कर रहे हैं। हाँ, फ़ील कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे दोस्त मेरे जो बचपन के थे जिन्होंने जिनसे मेरी सालों कभी बात नहीं हुई और वो लोग भी जो है अ, वो भी मोटिवेट हुए, उन्होंने भी फ़ोन किए। कई मेरे ऐसे दोस्त थे जिनके अपने बच्चे भी इंतकाल किए। उनका भी उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं क्योंकि मैं दरअसल लाबाली किस्म का हँसता-खेलता रहना, गपशप करते अच्छा रहना। पब्लिक साहब, आपकी वैसे इस स्टोरी के साथ एक बहुत बड़ा लेसन भी मिल सकता है कि आज से अगर हम 10 साल पहले आपकी ज़िंदगी हम देख रहे हैं, 15 साल पहले जब आप बैचलर थे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, तब आपको हुँ, नहीं उम्मीद थी कि 15 साल बाद इतना बड़ा हादसा आपकी ज़िंदगी में आएगा। वो तो नहीं वैसे ही है, एक्सपेक्ट, ऐसे ही तो हाँ। वो यंगस्टर्स जो इस मीडिया फ़ील्ड में हैं या कोई भी फ़ील्ड में है, जो किसी का दिल दुखाते हैं, उनके साथ फीलिंग्स कर रहते हैं, बाद में उसको नहीं निभाते और एट द एंड कोई लॉस होता है, तो उनके लिए कोई पैगाम दे दें आप सर? देखिए, लॉस तो ज़िंदगी के साथ-साथ है, बिल्कुल। मगर आप अपने इंसान को अपने तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना भी दुनिया में रहे, वो अपने जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, उनके साथ प्यार-मोहब्बत से रहे। देखिए, वक़्त ऐसा है किसी को पता नहीं चलता कौन किस वक़्त चला जाए, ठीक है? किसी की ज़िंदगी का कोई बंदा मुझे उठा के बता दें, जो ये कहे कि मैं यहाँ 200 साल की ज़िंदगी लिखवा के लाया हूँ और मैंने यहाँ हमेशा रहना है। सर कोई गिल्ट नहीं हुआ दिल में ये वाक़ये के बाद, हाँ यार मैंने आज से 5 साल पहले किसी को कुछ कहा था या मैंने अपनी वालिदा की नाफ़रमानी की थी या मैंने नहीं, अपने नहीं, बेगम अल्लाह की का ऐसा-वैसा। शुक्र है, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी वालिदा की कोई बात नहीं टाली। यानी कि जब मैं बिज़नेस में आया तो मेरी वालिदा ने मुझे कहा मुझे तुमने घर बना के देना है। तो मैंने अपने लिए मर्सिडीज़ नहीं खरीदी, मैंने पहले उसके लिए घर बनाया, ठीक है? मुझे बहुत शौक था मर्सिडीज़ का या बीएमडब्ल्यू। हालाँकि मैं गया भी दीवान मोटर लेने के लिए, तो उस वक़्त बड़ी सस्ती थी। उस बिल्कुल, वक़्त टैक्सीज़ साढ़े नहीं थे। उसमें 35 लाख रुपए में बीएमडब्ल्यू मिल जाती थी, बिल्कुल सर ऐसे ही है। ठीक है? तो मैंने कहा नहीं, नहीं मैं पहले घर बनाऊँगा फिर गाड़ी जो है वो खरीदूँगा। तो मैंने नहीं ली अपने शौक की कुर्बानी दी अपनी वालिदा के लिए। देखें जिस घर को मैंने बनाया उसी घर में मेरे और वालिद किसी सर साथी अदाकारा का दिल तो नहीं टूट गया वो आपकी वजह से? है तो आज भी वो कहते हैं ना भाई जो होना था माफ़ी दुनिया में माफ़ी दे दें, किसी के दिल से तो कुछ नहीं लेनी चाहिए नहीं, हमें। मैंने किसी का दिल दुखाया ही नहीं। सर मैंने आप जितने खूबसूरत थे अपने ज़माने में, हमने आपके किस्से अपने कॉलेजेस में सुने हुए हैं कि जनाब की खूबसूरती आप पे हतन है और जो एक्ट्रेस भी साथी अदाकारा आपके साथ काम करती थी, वो आपको दिल दे देती थी। तो इसलिए मैं कह रहा वो हूँ कि किसी ऐसा का है दिल कि आपने दुखाया हो तो माफ़ी-शाफ़ी सर माँग लें। नहीं, नहीं, वो ऐसा है कि कहते हैं वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जी। सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, हाँ। जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बहुत खूब, तो यानी कि तो जनाब अगर बैलेंस आप रखना चाहिए अपने आप को। जी, पब्लिक साहब बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया और हमारी दुआ है जो जिस ग्रुप में आप हैं, आपकी मिसेज़ हैं और आपकी वालिदा हैं, अल्लाह पाक उनको उस ग्रुप से निकाले और उनको सब्र सब्र अता फ़रमाए और आपके बेटे को जन्नत आमीन, में जगह अता फरमाए और आमीन। आपको आगे अब फ्यूचर में आप जो काम कर रहे हैं, आपको ऐसा काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि आप पॉज़िटिव रहें अपने माशरे में और अपनी फ़ैमिली के लिए आप हीरो हों। बिल्कुल, मेरा बेटा भी रियल लाइफ़ हीरो था, मैं ये बात नहीं जानता था और मैं अपने वालिद साहब का हीरो था। ये तो ख़ैर मैं जानता था बचपन से ही कि मुझे वो फ़िल्मों में ही लेके आएँगे इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रेन ऐसे किया था। मार्शल आर्ट, फाइट, स्विमिंग, राइडिंग, एक्शन क्लासेस, आर्टिस्टों से
जो है मिलवाना, मोहम्मद अली साहब के पास आते जाते रहना, ताकि मैं उस चीज़ों को पिक करूँ जो कि वो चाहते थे कि मैं करूँ। तो ये बात तो मैं जानता था। बाकी ये है कि ज़िंदगी के साथ-साथ है, मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मगर चूँकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो ज़वाल पज़ीर है। इस वक़्त इंडस्ट्री को असल में फ़ाइनेंशियल एड की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, ऐसा वो अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, मेरे पास एक प्लान है, अगर उसको सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया जाए, तो आपकी इंडस्ट्री जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वो आने वाले 20 साल तक सर्वाइव कर सकती है। और उसमें अच्छी फ़िल्में बन सकती हैं, अच्छे स्टूडियोज़ बन सकते हैं, नए सिनेमाज़ बन सकते हैं, नए प्रोड्यूसर्स आ सकते हैं, नया टैलेंट आ सकता है, आप इंटरनेशनलाइज़ हो सकते हैं और आप रेगुलर फ़िल्में प्रोड्यूस कर सकते हैं एवरी एवरी यानी कि तो टाइम। ज़रूर भी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को आपसे रब्ता करना चाहिए, उनके जो डायरेक्टर्स हैं कि आपका जो आइडिया है वो देखें, उस पे काम करें कि अगर इंडस्ट्री के उसका है। लोगों का ये काम नहीं है, ये अब फाइनेंस के लोगों का काम है। समझ लें कि अगर गवर्नमेंट जो है वो रिबेट दे इंडस्ट्री के लोगों को, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। सारी ज़िंदगी उन्होंने टैक्सेस लिए और आगे भी लें, मगर 4-5 साल के लिए एक रीबेट प्लान जो है वो ऑर्गेनाइज़ करें हुँ। और उसमें जो है वो उन चीज़ों को जो है वो प्रमोट करें। तो आई होप ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात में आपसे वो प्लान भी पूछेंगे ताकि आपका ये मैसेज लोगों तक जाए। शायद जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी इस बात पे अमल करें और हमारी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री दोबारा जो है बहाल हो सके। जी नाज़रीन, के साथ ही अपने मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट को और हमारे मेहमान मबूश शाह साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।